हाँ, लास्ट क्लास में हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम स्टार्ट कर चुके थे ना। चलो, कहाँ तक डिस्कशन हुआ था बताओ। आज सेकंड लेक्चर है ना। कहाँ तक पहुंचे थे हम लोग? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्या क्या पढ़े थे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में? कौन कौन सा? सर केसी केपी और के एक्स हो गया था तीनों। ओके, चलो केपी केसी और के एक्स का इंट्रोडक्शन अगर हम लोग देख चुके थे, तब हम लोग इसमें देखते हैं इन सबको आपस में रिलेट कैसे कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, केपी केसी और के एक्स कैसे रिलेटेड है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी। रिलेशन बिटवीन केपी एंड केपी और केसी को कैसे रिलेट कर सकते हैं। तो सिंपल सा एक इक्वेशन लेते हैं हम लोग। चलो, एक गैस मान लेते हैं, यहाँ पे कोफिशिएंट इसका कुछ एक्स है। ठीक है, ये कन्वर्ट हो रहा है बी गैस में, कोफिशिएंट यहाँ पे कुछ वाई एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, अब इसके लिए जब तुम केसी का एक्सप्रेशन लिखोगे, केसी क्या आ जाएगा इसके लिए बताओ। कंसंट्रेशन ऑफ बी पे पावर वाई डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ ए पे पावर एक्स होगा। कोई दिक्कत? इसके लिए अगर हम लोग केपी का एक्सप्रेशन लिखें, बताओ तो केपी का एक्सप्रेशन क्या होगा। हेलो, केपी का एक्सप्रेशन बताओ इस इक्वेशन के लिए। सर पी बी का पावर वाई बाय पी ए का पावर एक्स। पार्शियल प्रेशर ऑफ बी पे पावर वाई बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ ए पे पावर एक्स। ठीक है, अब तुम लोग गैसियस स्टेट में हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन में पढ़े थे पीवी इक्वल टू एनआरटी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे v को अगर उस साइड भेजे तो ये n बाई वी आर इंटू टी। अब ये n बाई वी को हम लोग किस में बदल सकते हैं? कंसेंट्रेशन में बदल सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम, वही तो कंसेंट्रेशन होता है। तो यहाँ से एक इक्वेशन आ गया हमारे पास, P इक्वल टू सी आर टी। ये स्क्वायर ब्रैकेट में लिखे हैं, मतलब ये क्या डिनोट कर रहा है? कंसेंट्रेशन। यस और नो? समझ में आ रहा है बात? अब जैसे मान लो यहाँ पे अगर हम लोग ये चीज है, तो अगर ये P इज इक्वल टू ये क्या आया हमारे पास, कंसेंट्रेशन R इंटू टी। अगर हम लोग A की बात कर रहे हैं, तो पार्शियल प्रेशर A का अगर हम लोग लिखना चाहें, तो यहाँ पे कंसेंट्रेशन हमको किसका लेना होगा? A का लेना होगा, और इंटू R इंटू टी। अगर मान लो पार्शियल प्रेशर हम लोग B का लिखना चाहें, तो पार्शियल प्रेशर B का क्या आ जाएगा? कंसेंट्रेशन ऑफ B इंटू R इंटू टी। ये बात समझ में आ रहा है? ठीक है, अब यहाँ देखो, अब केपी का जो एक्सप्रेशन है, उस केपी के एक्सप्रेशन में तुम पुट करो पार्शियल प्रेशर ऑफ बी की जगह हम लोग क्या पुट कर सकते हैं? देखो, कंसंट्रेशन ऑफ बी इंटू आर टी, और ये पूरे पे पावर क्या आ जाएगा? वाई डिवाइडेड बाय, नीचे है पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, इसमें हम लोग पुट कर सकते हैं कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू आर टी, और इस पे पावर आ जाएगा एक्स। तो इसके सिंप्लीफाई करके हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ बी पे पावर वाई और इंटू आर टी पे पावर वाई, और बाय कंसंट्रेशन ऑफ ए पे पावर एक्स, और ये आर टी पे पावर एक्स। ये बात समझ में आ रहा है? यहाँ तक कोई डाउट? अब इसको हम लोग फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। हेलो, आवाज आ रहा है? यस सर। तब देखो, यहाँ पे हम लोग कंसंट्रेशन ऑफ बी पे पावर वाई बाय कंसंट्रेशन ऑफ ए पे पावर एक्स, इसको किससे रिप्लेस कर सकते हैं? यही वाला टर्म हमारा केसी था क्या? देखो तो, यस और नो? ये वाला जो एक्सप्रेशन है हमारा, इसको हम लोग केसी से रिप्लेस कर सकते हैं। देखो ऊपर, केसी का एक्सप्रेशन यही था, सेम चीज। यस और नो? बोलो जल्दी से। यस सर।
तो ये हो गया हमारा, इसके जगह पे हम लोग पुट कर दिए केसी। और यहाँ पे क्या आ गया, आर टी पे पावर वाई है और नीचे आर टी पे पावर एक्स है, तो वाई माइनस एक्स लिख सकते हैं। अब वाई माइनस एक्स इस रिएक्शन के लिए क्या आ गया, डेल्टा एन जी, तुम लोग को एक टर्म बताए थे। इस रिएक्शन के लिए अगर हम लोग डेल्टा एन जी लिखना चाहें तो डेल्टा एन जी क्या आ जाएगा इस रिएक्शन के लिए, वाई माइनस एक्स, यही होगा। तब यहाँ पे y माइनस एक्स के जगह हम लोग पुट कर दिए डेल्टा एन जी, तो यहाँ से एक रिलेशन हमको मिल गया ना, Kp इज इक्वल टू के सी इंटू आर टी पे पावर डेल एन जी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, यही हमारा रिलेशन होता है। इस रिलेशन से Kp और Kc आपस में रिलेटेड हैं। तो यहाँ पे R क्या है ये ध्यान रखना, गैस कांस्टेंट है, और टेम्परेचर T जो है ये टेम्परेचर को डिनोट कर रहा है। तो टेम्परेचर हमेशा तुमको यहाँ पे केल्विन में पुट करना है, केल्विन स्केल में। ठीक है, समझ आ गैस गया। कांस्टेंट का कौन सा वैल्यू लेंगे? गैस कांस्टेंट का कौन सा वैल्यू लेंगे, यहाँ पे Kp है ना, Kp मेनली पार्शियल प्रेशर होगा तुम्हारा इन्वॉल्व। तो यहाँ पे पार्शियल प्रेशर देखोगे तुम्हारा एटीएम के फॉर्म में ही रहेगा, तो मोल्स पर, और केसी है तो उसका भी यूनिट मेनली मोल्स पर लीटर में ही रहेगा तुम्हारा। तो यहाँ पे हम लोग लीटर एटीएम पर मोल केल्विन वाला यूज करेंगे। आर का कौन सा वैल्यू था जिसका यूनिट लीटर एटीएम था पर मोल केल्विन, जीरो जीरो पॉइंट पॉइंट जीरो एट जीरो टू एट वन टू वन ठीक है, लीटर एटीएम पर मोल केल्विन। ठीक है, जिसको कि कैलकुलेशन आसान करने के लिए नियरली हम लोग 1/12 यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। और टेम्परेचर तो हमेशा केल्विन में ही पुट करना है वो यहाँ पे। और डेल्टा एन जी तो रिएक्शन जो दिया रहेगा उसके बेसिस पे हम लोग कंपेयर कर लेंगे, उसके बेसिस से कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग डेल्टा एन जी क्या आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ये तो केपी और केसी के बीच में रिलेशन हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग रिलेशन देखते हैं केपी और केएक्स के बीच में, रिलेशन बिटवीन केपी एंड केएक्स। ठीक है, अब यही सेम हम लोग यूज करते हैं सेम इक्वेशन के लिए, ए गैस, ठीक है, ये वाई बी गैस। यहाँ पे देखो केपी हम लोग लिख सकते हैं, केपी क्या हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी पे पावर वाई बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ ए पे पावर एक्स। कोई डाउट इसमें? अब एट द सेम टाइम के एक्स का एक्सप्रेशन हम लोग क्या लिख सकते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी पे पावर वाई बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ ए पे पावर एक्स। ठीक है, अब ये ध्यान रखना, हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये देखो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, डाल्टन्स लॉ ऑफ एटॉमिक थ्योरी तुम लोग को याद है, डाल्टन्स लॉ, डाल्टन, सॉरी एटॉमिक थ्योरी वाला नहीं, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर याद है? पार्शियल प्रेशर का, पार्शियल प्रेशर के टर्म में हम लोग कैसे डाल्टन्स लॉ को रिप्रेजेंट करते हैं, गैसियस स्टेट में पढ़े थे ना डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल यस प्रेशर। सर। यस तो सर। उसके उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या लिख सकते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल टू, ये क्या आएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इंटू टोटल प्रेशर, लिख सकते हैं। यस सर। और पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इंटू टोटल प्रेशर। ठीक है, तो यही सेम चीज हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे केपी वाले एक्सप्रेशन में। देखो केपी वाले एक्सप्रेशन में हम लोग पार्शियल प्रेशर ऑफ बी के जगह पुट कर सकते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इंटू टोटल प्रेशर, और इस पे पावर क्या आ जाएगा वाई, और यहाँ पे आ जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इंटू टोटल प्रेशर, और इस पे पावर आ गया एक्स। अब देखो यहाँ से आ गया केपी इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी बाय ए, और इस पे पावर वाई है और यहाँ एक्स है, और इधर क्या हो गया पीटी पे पावर वाई माइनस एक्स। ठीक है, अब इस वाले टर्म को हम लोग किससे रिप्लेस कर सकते हैं, के एक्स से।
यस और नो? तो इससे रिलेशन आ गया हमारा केपी इज इक्वल टू, ये क्या आ गया, के एक्स इंटू टोटल प्रेशर, और इस पे पावर है y माइनस एक्स। वाई माइनस एक्स को हम लोग किससे रिप्लेस कर सकते हैं, डेल्टा एनजी से रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये रिलेशन आ गया, केपी इज इक्वल टू के एक्स इंटू टोटल प्रेशर और उस पे पावर डेल्टा एनजी। ठीक है, अब ये ध्यान रखना, तो इसमें नोट करके लिखना एक मिनट कि केपी और केसी जो है, केपी एंड केसी डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर। केपी और केसी का वैल्यू जो है ये सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। अगर टेम्परेचर चेंज नहीं होगा तो केपी और केसी का वैल्यू चेंज नहीं होगा। लेकिन केएक्स जो है, ठीक है, केएक्स प्रेशर पे भी डिपेंड करता है। मतलब प्रेशर अगर तुम चेंज करोगे तो केएक्स का वैल्यू चेंज हो सकता है, बट प्रेशर चेंज करने से केपी और केसी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। केपी और केसी सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ये ध्यान रखना। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट नोट करके लिखना, इफ प्रेशर इज चेंज्ड, if pressure is changed keeping temperature constant, keeping temperature constant, that is kp का वैल्यू क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट होगा। अगर मान लो तुम टेम्परेचर कांस्टेंट रख रहे हो, सिर्फ प्रेशर को चेंज कर रहे हो, तो केपी चेंज होगा क्या वहां पे, ये बताओ। केपी चेंज होगा या नहीं होगा? सर नहीं होना चाहिए। नहीं होना क्या चाहिए, यहाँ पे लिखा चुका है ना, केपी और केसी सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। अगर टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट है तो केपी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, केपी हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो अगर ये रिलेशन यहाँ पे हम लोग देखना चाह रहे हैं, केपी इज इक्वल टू के एक्स इंटू पी टोटल और इस पे पावर डेल्टा एनजी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, अगर हम लोग टेम्परेचर कांस्टेंट है हमारा तो केपी क्या है, कांस्टेंट है। अब केपी अगर कांस्टेंट रहेगा, तुम प्रेशर को चेंज कर रहे हो, तो प्रेशर को अगर चेंज करोगे तो के एक्स भी क्या होगा, चेंज होगा या नहीं होगा, ये बताओ। सर होगा। होगा, क्योंकि केपी को अगर हमको कांस्टेंट रखना है तो इस केपी को कांस्टेंट रखने के लिए तुम्हारा ये अगर एक टर्म चेंज हो रहा है तो दूसरा टर्म भी तो चेंज होना चाहिए, तभी तो ये प्रेशर, ये केपी का वैल्यू कांस्टेंट रह पाएगा। ठीक है, हमको पता है कि टेम्परेचर कांस्टेंट है, केपी वैरी करेगा नहीं, केपी कांस्टेंट है, तो ये वाला टर्म अगर कांस्टेंट है तो यहाँ पे प्रेशर को हम लोग चेंज कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली प्रेशर अगर वैरी करेगा तो हमारा के एक्स भी क्या करेगा, यहाँ पे वैरी करेगा, तभी ये केपी कांस्टेंट रह सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं कि के एक्स चेंजेस विथ चेंज इन प्रेशर। ठीक है, तो के एक्स जो है वो प्रेशर के साथ भी चेंज हो सकता है। चेंज प्रेशर में अगर चेंज करें हम लोग तो के एक्स का वैल्यू चेंज हो सकता है, लेकिन प्रेशर के चेंज से केपी और केसी के वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। केसी और केपी सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट ये भी लिख लेना, के एक्स केसी एंड केपी डज नॉट चेंज विथ चेंज इन प्रेशर। चेंज इन प्रेशर पे इनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, चलो इतना बात फटाफट नोट कर लो तुम लोग। ठीक है,
लिख लिए? यस सर। चलो अब सिंपल सा क्वेश्चन एक करते हैं। क्वेश्चन है, जैसे मान लो ये दिया हुआ है एट 27 डिग्री सेल्सियस Kp वैल्यू फॉर रिएक्शन CaCO3 सॉलिड CaO सॉलिड प्लस CO2 गैस। ठीक है, इसका Kp का वैल्यू है 0.1 atm। यहाँ पे तुमसे पूछा गया है कैलकुलेट इट्स Kc वैल्यू। ठीक है, चलो फटाफट बताओ तो। अब इसमें तीन चार चार ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन ए 4 × 10⁻³ ऑप्शन बी 6 × 10⁻³ ऑप्शन सी 2 × 10⁻³ एंड ऑप्शन डी 9 × 10⁻³। चलो करो तो, सिंपल सा है, रिलेट करने वाला है बस। दिख रहा है ना स्क्रीन सबको? सर 4 × 10⁻³ 4 × 10⁻³ मतलब ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक है, आ गया सबका? सर सिंपल सा चीज है यार, इसमें क्या दिक्कत है? केपी दिया हुआ है, केसी निकालना है, तो हम रिलेशन ऑलरेडी ऊपर देख ही चुके हैं। केपी इज इक्वल टू, ये क्या हो गया, केसी इंटू RT पे पावर डेल्टा एनजी। ठीक है, अब इस रिएक्शन का सबसे पहले तुम लोग डेल्टा एनजी ही निकाल लो। डेल्टा एनजी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट, मतलब स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट हम लोग लेते हैं। तो स्टोक्योमेट्रिक सम ऑफ स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस गैसियस रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट में तो यहाँ सिर्फ एक ही गैस है हमारा CO2, उसका कोफिशिएंट 1 है। रिएक्टेंट साइड में एक भी गैस है क्या? तो वो 0 हो गया, तो डेल्टा एनजी यहाँ पे 1 हो गया। टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस है, तो केल्विन में हो गया 300 केल्विन। कर लोगे अब? यस और नो? अब सॉल्व ही करना है बस, सारा वैल्यूज पुट करो। आ गया 4 × 10⁻³ बोलो जल्दी से। हेलो, कोई दिक्कत है इसमें किसी को? रिप्लाई प्लीज, बोलो यस और नो। नहीं हेलो, सर। नो सर। चलो चलो, इसके बाद हम लोग इसमें बढ़ते हैं। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है जो कि थ्रू आउट द चैप्टर इसमें यूज होगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है। ये टर्म क्यों जरूरत पड़ता है? ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ये क्या होता है? जैसे मान लो हम लोग रिएक्शन में कोई भी रिएक्टेंट अगर लेते हैं, तो जरूरी थोड़ी है कि जब भी हम लोग रिएक्शन कराएं तो रिएक्टेंट हमारा 100% प्रोडक्ट में बदले ही बदले।
ऐसा थोड़ी जरूरी है। हो सकता है कि किसी भी रिएक्शन में रिएक्टेंट मान लो 50% ही रिएक्ट करता है या 60% ही रिएक्ट करता है। बहुत सारे केसेस में हम लोग देखे हैं ऐसा। जैसे लिमिटिंग रिएजेंट वाले क्वेश्चन जब तुम लोग मूल कॉन्सेप्ट में किए होगे, मान लो एक या एक से ज्यादा रिएक्टेंट जब हम लोग लेते हैं, 2 रिएक्टेंट लिए हैं, तो दोनों रिएक्टेंट इक्वली थोड़ी ना कंज्यूम होते हैं रिएक्शन में, है ना। कोई रिएक्टेंट जब वो पहले कंज्यूम हो जाता है रिएक्शन में, पूरा पूरा कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है, तो उसको हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट बोल देते हैं, ठीक है। तो जो रिएक्टेंट पूरा पूरा खत्म नहीं हो पाया, तो उसका एक्सेस में वो मान लो कुछ 50% ही कंज्यूम हुआ होगा या 60% ही हुआ होगा, तो वहां पे हम लोग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन टर्म यूज करते हैं। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एक्चुअली इसको जब डिफाइन करते हैं हम लोग, तो ये बोला गया इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स dissociated out of number of moles dissociated out लिख लो of each mole of reactant। तो मतलब हर एक रिएक्टेंट का अगर हम लोग 1 मोल लें, तो उस 1 मोल में कितना मोल्स डिसोसिएट हो रहा है, मतलब कितना मोल्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, उसी को बोला जाता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है। जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा से, जनरली यहाँ पे यूज करेंगे हम लोग अल्फा, ठीक है। ये सिंबल हम लोग यूज करते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को रिप्रेजेंट करने के लिए, अल्फा यूज करते हैं जनरली। और भी कुछ सिंबल यूज कर सकते हो, बहुत जगह देखोगे एक्स से भी लिखा रहता है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जनरली हम लोग अल्फा यूज करते हैं। तो चलो यहाँ पे देखो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अगर हम लोग डिफाइन फॉर्मूला लिखना चाहें मैथमेटिकली, तो क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स टेकन। मतलब कितना मोल्स लिए हैं और उसमें से कितना मोल्स डिसोसिएट हो रहा है, उसको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बोलते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लो यहाँ पे एक इस तरह से अगर हम लोग ट्रीट करें, इधर ले रहे हैं हम लोग मोल्स टेकन, यहाँ पे ले रहे हैं मोल्स डिसोसिएटेड, और यहाँ पे बोला जा रहा है डीओडी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है। अगर मान लो हम लोग मोल्स 1 ले रहे हैं और इसमें मोल्स डिसोसिएटेड अगर x है, तो इस केस में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होगा हमारा, जल्दी बताते जाओ तुम लोग, जल्दी जल्दी। x, ठीक है। अब यहाँ पे बताना मोल्स अगर 1 लिए, डिग्री मोल्स डिसोसिएटेड अगर 2x है, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना होगा, 2x। मोल्स अगर हम लोग 2 लिए, ठीक है, और मोल्स डिसोसिएटेड x है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या हो जाएगा, x/2। x/2। मोल्स अगर हम लोग a लिए, डिसोसिएट x हो रहा है, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन x/a क्या, x/a x/a, ठीक है। मोल्स अगर हम लोग a लिए और इसमें मोल्स डिसोसिएटेड अगर ax हो रहा है, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन x, ठीक है। तो ये चीज ध्यान देना, ये इस तरह से अगर हम लोग रिलेट करते हैं, मान लो अगर ऐसा वाला केस दिया है, कि अगर हमको पहले से फिक्स कर दिया गया कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हमारा x है, ठीक है, पहले से ये बोल दिया गया है कि हमारा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन x है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पहले से x बता दिया गया है, तो मतलब अगर उस रिएक्टेंट का 1 मोल ले रहे हैं तो उसमें x मोल डिसोसिएट कर रहा है, यही मतलब हुआ। तो अगर हम लोग उस रिएक्टेंट का 1 मोल लें, तो वो x मोल उसमें डिसोसिएट हो रहा है। अगर उस रिएक्टेंट का 2 मोल लेंगे तो कितना डिसोसिएट होगा, बताओ तो। बोलो बोलो जल्दी से। अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन x है हमारा और 2 मोल लिए हैं, तो कितना मोल डिसोसिएट होगा, 2x। समझ में आ रहा है ना। 3 मोल लिए तो कितना डिसोसिएट होगा, 3x। अगर a मोल लिए तो कितना डिसोसिएट होगा, ये बताओ। अगर ax, ये बात समझ में आ रहा है, रिलेट कर पा रहे हो ना डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और मोल्स गिवन से। ये केस हम लोग कंसिडर कर रहे हैं अगर हमारा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन x पहले से दिया हुआ है, तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं।
1 मोल लिए तो x मोल डिसोसिएट होगा, अगर a मोल लेंगे तो ax मोल डिसोसिएट होगा। ठीक है। अब बहुत जगह देखोगे परसेंटेज डिसोसिएशन हमसे पूछा जाता है, कितना परसेंट डिसोसिएट हो रहा है, तो परसेंटेज डिसोसिएशन क्या हो गया, वही जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आएगा हमारा उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देना है बस, तो परसेंटेज डिसोसिएशन आ जाएगा। ठीक है। चलो अब यहाँ पे ध्यान दो, अब तुमको कैसे रिलेट करना है इसको, जैसे एक सिंपल सा हम क्वेश्चन ले रहे हैं, अब उस क्वेश्चन में तुम लोग बताना कैसे रिलेट करेंगे। दिख रहा है ना स्क्रीन सबको? Yes, sir. सिंपल सा क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं, एक रिएक्शन हमको दिया है, 2A गैस, ये कन्वर्ट हो रहा है 3B गैस और प्लस C गैस में। ठीक है। अब यहाँ पे बोला गया है हमको इनिशियल मोल्स ऑफ A जो है ये 3 लिया गया है। ठीक है। एंड इफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज इक्वल टू x, देन कैलकुलेट टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम। चलो ट्राई करो तो एक बार, देखते हैं, नहीं तो फिर हम बताएंगे। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन x दिया गया है, तुमको पूछा गया है कि टोटल मोल्स इक्विलिब्रियम पे कितने बनेंगे टोटल। इनिशियली हम लोग A का 3 मोल से स्टार्ट किए। Sir, 9x. 9x नहीं सर 11x। ना। और कोई? सर 3 प्लस 4.5x। हम्म, हम्म। और कोई आंसर बताएगा या फिर मेरे को बताना है? सर थोड़ा देर और रुक जाइए। ठीक है। Sir, 6x. 6x नहीं।
Sir, 3. 3 3 कैसे होगा? सिर्फ 3? हाँ सर, बस 2 मिनट और दीजिए, देख लेते हैं। चलो देखो, हम एक क्वेश्चन बताते हैं, ठीक है? चलो, और किसी को आंसर बताना है कुछ? ये बताओ। 5. 6.5? सर 12.5. नहीं नहीं नहीं, चलो यहाँ देखो, ये रिएक्शन हमको दिया गया है 2A गैस, ये कन्वर्ट हो रहा है 3B गैस और प्लस C गैस, ठीक है? चलो, इनिशियली इनिशियली हमको बोला गया, इनिशियल हम लोग केस ले रहे हैं, तो इनिशियली सिर्फ A का 3 मोल्स प्रेजेंट है, B और C ये दोनों क्या है, 0 है, 0 0। अब बोला गया है एट इक्विलिब्रियम हम लोग क्या लिख सकते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना है, x है, मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अगर x है तो इक्विलिब्रियम पे कितने नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएट हो रहे होंगे, ये बताओ। अगर इनिशियली A का हम लोग 3 मोल्स लिए हैं, तो और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन x दिया हुआ है, इसका मतलब कितना डिसोसिएट हुआ होगा, बता सकते हो? 3x। तो 3x अगर डिसोसिएट कर गया है तो बचेगा कितना इक्विलिब्रियम पे, A का मोल्स, 3 - 3x। यस और नो? ये बात सबको समझ आया? Yes, sir. अगर 3 मोल्स इनिशियली लिए थे, उसमें से 3x डिसोसिएट कर गया, तो बचेगा कितना, रिमेनिंग A का मोल्स कितना बचा हुआ होगा, 3 - 3x। चलो, अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं B और C का कितना मोल्स बना होगा। तो अगर A जो है 3x डिसोसिएट किया है, तो A अगर 3x डिसोसिएट करेगा तो B कितना बनेगा, वो कैसे निकालेंगे हम लोग? तो यहाँ पे देखो, कंपेयर करेंगे स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से। तो अगर A का 2 मोल लेते हैं तो B कितना मोल बनता है, बताओ? 3 मोल। तो A का अगर तुम 1 मोल लोगे तो B कितना बनेगा, 3/2? यस और नो? Yes, sir. A का 1 मोल लेंगे तो B बनेगा 3/2। अब A यहाँ पे कितना डिसोसिएट किया है, 3x डिसोसिएट किया है। तो A अगर 3x डिसोसिएट किया है तो उससे B कितना बनेगा, 3/2 इंटू 3x बनेगा। यस और नो? समझ में Yes, आया sir. ये बात? इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं कि B कितना बना, 9x/2। अब B अगर 9x/2 बना तो C कितना बनेगा, ये बताओ, तुम लोग खुद बताओ। ये B अगर 9x/2 बना है तो C कितना बनेगा एट द सेम टाइम? 3x/2। 3x/2, ठीक है? ये बात समझ में आ रहा है? ये A से कंपेयर करोगे, A और C को आप कंपेयर करो, तो A का अगर 2 मोल लेते हैं तो C का 1 मोल बनता है। तो A का अगर तुम 1 मोल लोगे तो C बनेगा 1, ठीक है? A का 1 मोल लेंगे तो C 1/2 बनेगा। यहाँ पे A कितना डिसोसिएट किया है, 3x डिसोसिएट किया है, तो C कितना बनेगा, 1/2 इंटू 3x, मतलब 3x/2। बस सिंपल सा चीज यही था। अब ये हमको सारा चीज पता चल चुका है कि टोटल मोल्स हमारे इक्विलिब्रियम पे कितने हैं, किसका कितना कितना मोल्स है। तो टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम कैसे आ जाएगा, सबको जोड़ दो, टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम, सबको ऐड करो, देखो क्या आ रहा है। 3 - 3x प्लस 9x/2 और प्लस 3x/2। चलो फटाफट जोड़ के बताओ क्या आ रहा है ऐड करके। फिर इतना टाइम लगा रहे हो तुम लोग। हेलो।
आवाज नहीं आ रहा है क्या? आ रहा है सर। अरे यार, ऐड किया तुम लोग, कितना आया? 3 + 3x। 3 + 3x। प्लस चलो ठीक थ्री है। एक्स किसी का आया था ये आंसर? सर हम 3 + 2x गलती से बोले थे पहले। प्रोसेस समझ आ गया ना सबको? कैसे करना है अब, कैसे अप्रोच करना है? यस और नो? ये आद्या होस्ट शिफ्ट करो। अभी भी किसी को डाउट है तो जल्दी से एक बार पूछ लो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। हर एक क्वेश्चन को ये अप्लाई करना होगा इस चैप्टर में, ठीक है? तो ये एप्लीकेशन आना चाहिए, कैसे हम लोग रिलेट कर रहे हैं। तो किसी को थोड़ा सा भी डाउट है इसमें कैसे हम लोग रिलेट कर रहे हैं तो पूछ लो, एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देंगे। बताओ, किसी को बताना है फिर से, या सब समझ गए? जल्दी से फास्ट रिप्लाई करो किसी को अगर पूछना है तो। सर अगर वहाँ जीरो की जगह कोई और वैल्यू होता तो क्या करते? क्या करते, उसमें और फर्दर ऐड हो जाता। जीरो की जगह अगर वन रहता तो उसमें वन में वो उतना चीज ऐड होता। उसके क्वेश्चंस करेंगे आगे, जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा फिर वहां पे देखेंगे हम लोग क्या करते हैं, ठीक है? ये वाले अभी इसमें दिक्कत नहीं है ना, कैसे रिलेट कर पा रहे हैं ये बताओ जल्दी जल्दी, फिर और भी कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। नो सर। नो सर। चलो ठीक है, तो इसका आंसर हो गया 3 + 3x। इतने नंबर ऑफ मोल्स बचेंगे इक्विलिब्रियम पे। चलो एक और क्वेश्चन दे रहे हैं, ये बताना तुम लोग। क्वेश्चन है 1 mole of SO3 was placed in a vessel of 1 liter capacity at a certain temperature. When the following equilibrium was established. ठीक है, और ये इक्विलिब्रियम है क्या? 2SO3 गैस, ये बना रहा है 2SO2 गैस प्लस O2 गैस, ठीक है? अब यहाँ पे देखो क्या बोला गया, एट इक्विलिब्रियम 0.6 moles of SO2 were formed, ठीक है? What will be its Kc? चलो, इतना इंफॉर्मेशन तुमको दिया गया है, Kc का वैल्यू पूछा गया है और इसके 4 ऑप्शंस तुमको दिए गए हैं। ऑप्शन ए 0.36, ऑप्शन बी 0.45, ऑप्शन सी 0.54 एंड ऑप्शन डी 0.675। चलिए फटाफट ट्राई करो।
सर डी है क्या आंसर? क्या बोल रहे सर हो? डी सर आंसर। डी आया है 0.675। हाँ सही है, 0.675। सबका आ गया? हेलो, बताओ जल्दी से, किसी को दिक्कत है इस क्वेश्चन में? अरे किसी को पूछना है? कोई कुछ रिप्लाई ही नहीं करता। अक्षत, अक्षत, रिद्धिमा, Yes, sir. बन गया? ये क्वेश्चन बना? हेलो, सर 2 मिनट बस। स्मृति, शुभम, यस सर, यस बन सर। गया। बन गया सबसे? हिमांगी? सर बन गया। ओके फाइन। चलो तो किसी को पूछना नहीं है, ठीक है? आ गया ना सबका आंसर? 0.675 आएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन, ए वेसल एट 1000 Kelvin contains CO2 with a pressure of 0.5 atm। ठीक है, यहाँ पे देखो, सम ऑफ द CO2 is converted into CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, ऑन एडिशन ऑफ ग्राफाइट। पूछा गया है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Kp if the total pressure at equilibrium is 0.8 atm। चलो ट्राई करो तो, अच्छा क्वेश्चन है, बनाओ। ठीक है, तो रिएक्शन तो लिख लोगे ना यहाँ पे? रिएक्शन क्या हो रहा होगा इस केस में? CO2 गैस जो है, इसमें कुछ अमाउंट में ग्राफाइट ऐड किया है, कार्बन सॉलिड फॉर्म में रहता है ये, और ये किसमें कन्वर्ट हो गया? टू CO, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस में। इसके लिए हमको Kp का वैल्यू फाइंड आउट करना है।
नहीं बना? सर 1 मिनट चाहिए सर। 1.8 ATM। 1.8 ATM बन गया। बन गया। सबसे सिंपल सा है, देख लो। डायरेक्ट हम लोग प्रेशर के टर्म में भी डील कर सकते हैं, जैसे हम लोग इनिशियली मोल्स के टर्म में देखे थे, वैसे ही प्रेशर के टर्म में भी डायरेक्ट हम लोग बात कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं इनिशियल और ये एट इक्विलिब्रियम हम लोग बात करते हैं। तो इनिशियल प्रेशर इसका assume करते हैं, ये कितना एज्यूम क्या करना है, ये दिया हुआ ही है कि CO2 का जो इनिशियल प्रेशर है ये कितना है 0.5 ATM। तो ये 0.5 ATM इसका दिया गया प्रेशर। सॉलिड का तो कोई प्रेशर होगा नहीं, और CO का इनिशियली कोई प्रेशर नहीं है, 0 हो गया। ठीक है, हम लोग एज्यूम करते हैं कि ये कुछ इसकी वजह से ये CO2 कुछ कन्वर्ट हुआ होगा हमारा CO में, तो इसकी वजह से ये जो प्रेशर रिड्यूस हुआ होगा ये एज्यूम कर लेते हैं X। तो अगर X प्रेशर रिड्यूस हुआ है तो बचेगा कितना प्रेशर इक्विलिब्रियम पे 0.5 माइनस X। ठीक है, CO2 की वजह से ये इतना बचा हुआ होगा, इतना ATM। और एट द सेम टाइम CO कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से कितना प्रेशर डेवलप हुआ होगा। तो यहाँ देखो 1:2 का रेशियो है, तो 1 से 2 ये होता है। तो मतलब यहाँ पे अगर X इसका कम होगा, CO2 का प्रेशर जो अगर X ATM से कम होगा, तो CO का प्रेशर कितने से ज्यादा बढ़ेगा, ये बताओ। 2X से, यस और नो? यस सर। तो ये हम लोग एज्यूम कर लेते हैं ये 2X से इंक्रीज हुआ। अब क्वेश्चन में हमको क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में ये देखो दिया हुआ है हमको कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Kp इफ द टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम इज 0.8 ATM। टोटल प्रेशर हमको दिया गया है इक्विलिब्रियम पे, वो 0.8 ATM है। तो टोटल प्रेशर हम लोग X के टर्म में निकाल लेते हैं पहले। ये 0.5 माइनस X और प्लस 2X ऐड करोगे, ये देखो ये 0.5 प्लस X हो गया। इसी का वैल्यू हमको क्वेश्चन में दिया गया, ये किसके इक्वल है 0.8 ATM के इक्वल है। तो अगर ये 0.8 है, इसका मतलब X का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया 0.3। ठीक है, अब X 0.3 आ गया, तो अब यहाँ पे हम लोग पुट कर सकते हैं। देखो Kp का एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, इधर क्या आएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 पावर 1 होगा यहाँ पे। और कार्बन सॉलिड है, इसकी वजह से तो कोई प्रेशर आएगा नहीं। ठीक है, तो अब देख लो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कितना हो जाएगा, X का वैल्यू 0.3 आ चुका है, तो 2 इंटू 0.3, तो 2 इंटू 0.3 और इसका होल स्क्वायर करना है हमको, डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 क्या आ गया 0.5 माइनस X, तो 0.5 माइनस 0.3। सॉल्व करो इसको, ये आ गया हमारा 1.8 आ रहा है ना, हाँ यस और सर। नो? यस सर। और यूनिट अगर तुमसे पूछा जाए तो Kp का यूनिट क्या होता है ATM, यहाँ दिया हुआ, और इस पे पावर डेल्टा एनजी। इस रिएक्शन का डेल्टा एनजी देख लो कितना हो जाएगा 2 माइनस 1, तो डेल्टा एनजी इस रिएक्शन का 1 हो गया, तो 1.8 ATM हो गया सिंपली Kp का। यूनिट उतना मैटर नहीं करता है, देख लेना, अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा तो उसमें डायरेक्ट वो तो आंसर दिख ही जाएगा। सब्जेक्टिव अगर होगा तो फिर यूनिट के साथ लिखना, और क्या। सर इसमें 1000 केल्विन का क्या काम था? क्या चीज? सर इसमें 1000 केल्विन किस लिए दिया गया था? ये रिप्रेजेंट कर रहा है कांस्टेंट टेम्परेचर पे रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर अगर हम लोग चेंज करेंगे तो Kp का वैल्यू भी तो चेंज हो जाएगा ना। Kp सिर्फ ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, इसलिए जितने भी रिएक्शंस हो रहे हैं ये कांस्टेंट टेम्परेचर पे हो रहा है। मतलब रिएक्शन होने पे टेम्परेचर पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, टेम्परेचर जितना मेंटेन्ड है वो उतने पे ही हो रहा है। ठीक है, तो ये या तो तुमको ऐसे लिखा रहेगा कोई भी टेम्परेचर दिया रहेगा, या फिर ऐसे लिखा रहेगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, तो उससे ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, अगर नहीं भी कुछ मेंशन किया हुआ है तो वो कांस्टेंट लेके ही तुम लोग एज्यूम करोगे, कांस्टेंट लेके ही सॉल्व करना है। ठीक है, जब तक कि लिखा हुआ नहीं है कि ये टेम्परेचर चेंज हो रहा है। समझ रहे हो बात?
क्योंकि इफेक्ट ऑफ Yes, टेम्परेचर हम लोग पढ़ेंगे लेटर, कैसे टेम्परेचर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को इफेक्ट करता है, वो सारा चीज है हमारे टॉपिक में। तो पढ़ना है आगे हमको, कैसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे क्या फर्क पड़ता है टेम्परेचर का, कैसे रिलेटेड होता है, तो वो सारा चीज आगे देखेंगे हम लोग। चलो, इतना बात समझ में आ गया तुम लोगों को, या कोई डाउट है इसमें? अब इस टाइप के क्वेश्चंस कर सकते हो ना तुम लोग? और कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम लोग। क्वेश्चन है, चलो पहले एक और चीज हम लोग देख लेते हैं। ये हेडिंग डाल लो, इम्पोर्टेंट relationships involving equilibrium constant। ठीक है, मतलब कुछ कुछ अगर हम लोग मॉडिफिकेशंस करेंगे रिएक्शंस में, तो उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे क्या फर्क पड़ेगा वो देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहला इसमें हम लोग देखते हैं कि किसी भी इक्वेशन को अगर हम लोग रिवर्स कर दें, ठीक है, जैसे मान लो इक्वेशन हमको दिया हुआ है जिस ऑर्डर में, अगर उस इक्वेशन को रिवर्स करके अगर हम लोग लिखते हैं तो उसके केसी या केपी पे क्या फर्क पड़ेगा ये बताओ। मान लो अगर हमको रिएक्शन दिया हुआ है ए प्लस बी और ये कन्वर्ट हो रहा है सी प्लस डी में, इसका केसी हमको कुछ दिया हुआ है, मान लो एक्स। तो अगर इस इक्वेशन को हम लोग रिवर्ट कर दें, ये इस फॉर्म में लिखते हैं सी प्लस डी और ये ए प्लस बी, तो मान लो इसका केसी डैश है, तो केसी डैश का वैल्यू क्या हो जाएगा ये बताओ? 1 by रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये 1/x हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हमको इक्वेशन जिस ऑर्डर में लिखा हुआ है उस इक्वेशन को अगर हम लोग रिवर्स कर दें तो उसके केसी या केपी का वैल्यू क्या हो जाता है, वो भी इन्वर्ट हो जाएगा, मतलब उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। ये बात समझ में आया? तो यहाँ पे लिख लेना, इफ वी रिवर्स एन इक्वेशन, ठीक है, ये तुम लोग प्रूव भी कर सकते हो, ये सब आसान चीज है। केसी और केपी इज इन्वर्टेड, ठीक है, उसका वैल्यू इन्वर्ट हो जाएगा। पहला ये है। दूसरा, इफ वी मल्टीप्लाई ईच ऑफ द कोफिशिएंट, ठीक है, ध्यान से देखना, ईच ऑफ द कोफिशिएंट इन ए बैलेंस्ड इक्वेशन बाय फैक्टर n, देन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज, क्या होगा, क्या चेंज होगा बताओ तो? अगर कोई भी बैलेंस केमिकल इक्वेशन हमको दिया हुआ है, ठीक है, अब उस बैलेंस केमिकल इक्वेशन में अगर हम लोग किसी फैक्टर n से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उसकी केसी पे क्या फर्क पड़ेगा ये बताओ? सर पावर में चला जाता है। पावर में आ जाएगा। जैसे मान लो a प्लस बी, ये मान लो कन्वर्ट हो रहा है c में, ठीक है, इसका कुछ केसी दिया हुआ है हमको, मान लो केसी 5 दिया हुआ है। अब इस रिएक्शन को, इस पूरे, ये बैलेंस इक्वेशन था हमारे पास, इस रिएक्शन को अगर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, मतलब सारा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सब में 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो इसका केसी डैश पे क्या फर्क पड़ेगा ये बताओ? ये क्या हो जाएगा, केसी पे पावर 2 हो जाएगा, मतलब जिस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे ना हम लोग, वो नंबर जो है उस पे पावर आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं देन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज रेज टू द सेम फैक्टर, रेज टू द सेम फैक्टर, मतलब केसी का स्क्वायर, मतलब इस केस में 5 का स्क्वायर ये 25 हो जाएगा। बात समझ में आया? अगर मान लो हम लोग डिवाइड करेंगे, यहाँ पे जैसे मल्टीप्लाई कर रहे थे किसी नंबर n से, अगर हम लोग डिवाइड करें तो फिर क्या होगा? किसी नंबर n से अगर डिवाइड कर दें पूरे रिएक्शन में, तो फिर क्या फर्क पड़ेगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे? बता सकते हो? हेलो, हेलो, यस सर। क्या हुआ, कुछ पूछ रहे हैं?
अगर किसी भी बैलेंस केमिकल इक्वेशन में मान लो उसका केसी दिया हुआ है हमको, अगर उस बैलेंस केमिकल इक्वेशन को किसी नंबर n से हम लोग डिवाइड कर दें तो फिर क्या फर्क पड़ेगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पावर सेम रहे। 1/n हो जाएगा। हाँ, पावर 1/n हो जाएगा। मल्टीप्लाई करने पे उस पे पावर n हो जाता है, डिवाइड करने पे पावर 1/n। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल ये केस कंसिडर करते हैं, एग्जांपल एक रिएक्शन हमको दिया हुआ है जैसे SO2 प्लस O2, ठीक है, ये कन्वर्ट हो रहा है हमारा SO3 में, ठीक है। ये कन्वर्ट हो रहा है हमारा SO3 में। अब यहाँ पे हमको इसका केसी हमको दिया हुआ है, मान लो 25 दिया हुआ है। अब इस रिएक्शन में हम लोग क्या करें, 2 से डिवाइड कर दें। 2 से डिवाइड करने पे क्या आ जाएगा, ये SO2 प्लस हाफ O2 और ये क्या हो जाएगा सॉरी ये 2SO3 होगा ना यहाँ पे बैलेंस करने पे, तो ये बन गया SO3। तो इसका केसी डैश क्या हो जाएगा बता सकते हो? अगर 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो इसके ऊपर पावर क्या आ जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा, ठीक है। मतलब केसी डैश इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं केसी पे पावर 1/2। तो केसी का वैल्यू यहाँ पे 25 था, इस पे पावर 1/2, ये क्या हो गया 5, ठीक है। कोई दिक्कत? नोट कर रहे हो ना फटाफट इसको? लिख लिए यहां तक? नेक्स्ट अगर हम लोग देखो, हेलो आवाज आ रहा है? यस सर। चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। जैसे मान लो इस तरह से हमको सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन अगर दिया गया है, ए से बी कन्वर्ट हो रहा है, इसका मान लो कुछ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 है, फिर ये बी से सी कन्वर्ट हो रहा है, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K2 है, फिर सी से जो है ये डी कन्वर्ट हो रहा है, तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K3 है। अगर तुमसे पूछा जाए ये 3 सेट ऑफ रिएक्शंस दिए गए सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन, अगर कोई रिएक्शन डायरेक्टली हम लोग ए से डी लिखें तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या आ जाएगा, के इक्विलिब्रियम। इन तीनों के टर्म में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं बताओ? सर इन सब का प्रोडक्ट हो जाएगा। इन सब का प्रोडक्ट हो जाएगा, तो के इक्विलिब्रियम इसके लिए फाइनल रिएक्शन के लिए हम लोग लिख सकते हैं K1 K2 इंटू K3, ये प्रोडक्ट आ जाएगा। ये इसको प्रूव भी कर सकते हो आसानी से, तुम लोग कर सकते हो ना इसका प्रूफ, सिंपल है। सबके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन लिखते जाओ, उसके बाद फाइनल एक्सप्रेशन है फिर रिलेट कर लो। देखो सबको मल्टीप्लाई करने पे तुम्हारा फाइनल एक्सप्रेशन जो आएगा उसी के इक्वल आ जाएगा वो। चलो इसी से रिलेटेड एक सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं आज हम लोग, लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। लिख चुके हो ना ये सब सारा, सारे पॉइंट्स लिख लिए हो तुम लोग? हाँ या नहीं बोलो जल्दी से, फिर क्वेश्चन देंगे एक। यस सर। ठीक है चलो ये फाइनल क्वेश्चन आज का है, ये करो तुम लोग। क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ Kp, अच्छा क्वेश्चन है इसलिए अच्छे से करना। द वैल्यू ऑफ Kp फॉर द रिएक्शन, रिएक्शन हमको दिया गया है 2H2O गैस प्लस 2Cl2 गैस, ये कन्वर्ट हो रहा है हमारा 4HCl गैस और प्लस O2 गैस में, ठीक है। और इसके लिए Kp जो दिया गया हमको दिया गया है 0.035 atm एट 400 डिग्री सेल्सियस। पूछा गया है कैलकुलेट Kc फॉर द रिएक्शन, ठीक है। Kp दिया हुआ है हमको, Kc निकालना है किसके लिए, हाफ O2 गैस प्लस ट्वाइस HCl गैस, और ये कन्वर्ट हो रहा है Cl2 गैस
और प्लस H2O गैस। अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए अच्छे से ट्राई करो। इसके लिए हमको निकालना है Kc का वैल्यू, इस रिएक्शन के लिए फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलो अब देखो कैसे कर सकते हो तुम लोग। कैलकुलेशन है, ठीक है, कैलकुलेटर यूज कर लेना तुम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन दिख रहा है सबको ना? सर आंसर क्या है? आंसर सर क्या है तुम बताओ ना। सर 41 आ रहा है मेरा आंसर। सर 41 क्लोज ऑफ 40 के आसपास है, 39.7 है एग्जैक्ट। सर मेरा आ actually गया। सर वो एक्सक्लूड कर दीजिए हम।
थोड़ा तो चलता है ना। थोड़ा तो चलता है। एग्जैक्ट आंसर है 39.7। अब इसके आसपास जिसका जिसका है वो करेक्ट है। चलो, किसी का आया है? कितने लोगों का आया? सर मेरा। आ गया, बन गया? कैसे मेरे किए तुम लोग? यस सर। कैसे बनाए ये बताओ। सर केपी दिया हुआ है तो सबसे पहले केसी निकाले सर। केपी दिया हुआ है, सबसे पहले तुमको केसी निकालना है, ठीक है। और टेम्परेचर भी दिया गया है, और डेल्टा एनजी तुम लोग फाइंड आउट कर सकते हो। इस रिएक्शन का डेल्टा एनजी क्या हो जाएगा? 1। डेल्टा एनजी 1 हो गया ना। इस रिएक्शन का डेल्टा एनजी 1 है, और टेम्परेचर हमको दिया गया है 400 डिग्री सेल्सियस। केल्विन में क्या हो जाएगा? 673 केल्विन। तो सबसे पहले तुम लोग क्या निकालोगे? यहाँ से केसी निकाल लोगे। केसी कितना आया है? केसी का वैल्यू कितना आया, बता सकते हो कोई? सर केपी इज इक्वल टू केसी का भी तो यूज कर सकते हैं। वही, तो उसी रिलेशन को यूज करके तो निकालना है ना केसी, हमारे ओरिजिनल इक्वेशन का। उस ओरिजिनल इक्वेशन का केसी कितना आया है ये बताओ तो। हम सर इक्विलिब्रियम पे केपी ढूंढे और फिर लगाया उसका। ये शायद आ रहा है हमारे पास, ये इतना है क्या? 6.342 इंटू 10⁻⁻⁴। ये बताओ तो। सर मेरा 0.00062 ही आया है। ठीक है, 10⁻⁻⁴ है ना, तो वही सेम है, वो इतना जी ही आ सर। जाएगा। डिवाइड करोगे 10,000 से तो ठीक है। उसके बाद देखो, अब ये हमारा केसी अगर आ गया, ठीक है, ये रिक्वायर्ड इक्वेशन का। अब इस रिक्वायर्ड इक्वेशन को, ये जो हमारा इक्वेशन है, अब इसको, ये हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन है, ठीक है, ये जो दिया गया है। अब इस इक्वेशन को कैसे इसमें ट्रांसफॉर्म कर सकते हो वो तुमको खुद देखना है। तो सबसे पहले क्या करो, इस इक्वेशन को पहले हमको रिवर्स करना होगा, क्योंकि ये दोनों हमको चाहिए रिएक्टेंट साइड में। तो इधर हम रिवर्स कर दिए सबसे पहले। तो रिवर्स करने पे केसी क्या हो जाता है? इन्वर्ट हो जाता है। पहले रिवर्स करो, उसके बाद केसी हमारा इन्वर्ट हो गया, 1/केसी हो जाएगा। उसके बाद अब क्या करना है, देखो ये हाफ है, ये हाफ है, तो मतलब पूरे रिएक्शन को क्या करना है? 2 से डिवाइड कर देना है। इन्वर्ट करने के बाद पूरे रिएक्शन को 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी क्या हो जाएगा? उस पर पावर क्या आ जाएगा? 1/2 हो जाएगा। तो जो भी इन्वर्ट करने पे आया, इन्वर्ट करने पे जो भी वैल्यू आया, उस पर पावर क्या ले लोगे? 1/2 ले लोगे। तो उसको सॉल्व करोगे फाइनली, तो तुम्हारा आंसर ये इतना आ जाएगा, 39.7। ठीक है, तो इससे पहले जो ये सारे ट्रांसफॉर्मेशंस बताए थे, उसी को अप्लाई करके ये सॉल्व करना है। समझ आ गया बात? हेलो, समझ आया या नहीं ये बताओ। ठीक है, बन गया ना सबसे? यस और यस नो? सर। ठीक है, जो जो नहीं बना पाए, ठीक है, घर पे ट्राई कर लेना एक बार, अच्छे से बन जाएगा। आंसर हम बता दिए, 39.7 है एग्जैक्ट। ठीक है, अब जिसका 40-41 आया वो सब ठीक है, चलेगा। ऐसे तो ऑप्शंस दिए रहेंगे तो वो देख लेना, बहुत ज्यादा क्लोज अगर होगा तब तो दिक्कत हो जाएगा, नहीं तो फिर इतना पार्ट होगा कि वो बन। और जो ये सब इस टाइप के क्वेश्चंस जो एग्जाम में आएंगे तुम्हारे ऑब्जेक्टिव वाले, उसमें इतना डिफिकल्ट कैलकुलेशन नहीं रहेगा, ठीक है। उसमें वैल्यूज ऐसे रहेंगे ताकि आसानी से सॉल्व कर सके, ठीक है। सर हाँ, सर इस क्वेश्चन को अदर वे राउंड नहीं कर सकते थे कि पहले डिवाइड कर दें और उसके बाद रिवर्स कर दें? वैसे भी कर सकते हो, पहले रिक्वायर्ड इक्वेशन का तुम केपी ही निकाल लो, उसके बाद उस रिक्वायर्ड इक्वेशन का तुम केसी निकालना, ठीक है।
पहले केपी के फॉर्म में ही तुम रिवर्स करके और उसको पावर लेके पहले केपी ही निकाल लो, उसके बाद लास्ट में तुम केसी निकालना। ठीक है, बात बराबर ही है, दोनों से आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, यस सर। दोनों तरीके से ट्राई कर लेना। ठीक है, उस मेथड से भी ट्राई करके देखना, आंसर सेम ही आएगा, आंसर डिफरेंट नहीं होगा। ठीक है, तुम लोग ट्राई करके देखना। चलो, तो अब बुकलेट है ना इसके तुम्हारे पास। अब ये सब क्वेश्चन शुरुआत का बेसिक तुम लोग अब ट्राई कर सकते हो। ऐसे तो नेक्स्ट क्लास में कुछ कुछ क्वेश्चंस और कराएंगे, लेकिन अब तुम लोग क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर सकते हो इस चैप्टर का। तो बेसिक जो केपी कैसे निकालने वाला इक्वेशंस है, ठीक है, और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फाइंड आउट करने का, इस टाइप के क्वेश्चंस अब तुम लोग ट्राई कर सकते हो। तो बुकलेट से स्टार्ट करना, कुछ कुछ सॉल्व करना। ठीक है, बाकी हम लोग आगे नेक्स्ट क्लास में और भी क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? शुभम, नहीं सर। बन गया था ये क्वेश्चन? हाँ सर, फाइनल आंसर नहीं आया था, बाद में कैलकुलेटर से किए तो आ गया। ठीक है, लक्ष्य ये चला गया। चलो ठीक है, फिर आगे नेक्स्ट क्लास में करते हैं हम लोग। ठीक है, एंड कर रहे हैं। तुम लोग क्वेश्चंस बनाना स्टार्ट करो अब, नेक्स्ट क्लास में और भी क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू सर। चलो ठीक है, थैंक यू।